जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो हम लोग जो खान सर का क्विक रिवीजन बुक्स का जो प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, उसमें हम लोग 2 पार्ट देख चुके हैं, सेट 1 और सेट 2 करके। ठीक है, हम पार्ट नहीं देखे हैं, सेट 1 सेट 2 कर दिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको खान सर क्विक रिवीजन नोट्स करके जो है आपका जो है प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आपका दोनों वीडियो वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और हम लोग 9 तक देख चुके थे। आज हम लोग 9 का राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो देखने वाले हैं। तो इसको ध्यान से पढ़िए। और बिहार एसएससी या दरोगा या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप याद रखिए कि खान सर का नोट्स जो है कितना इम्पोर्टेंट होता है। और ये कहीं आपको मिलेगा नहीं, आप देख लीजिएगा। तो आप जो है मेरे वीडियो के माध्यम से है थोड़ा थोड़ा करके पार्ट पढ़ के आप लोग रिवीजन कीजिए। जल्द ही जो है आपका ये जो है पॉलिटी समाप्त कर दिया जाएगा। उसके बाद इंडियन हिस्ट्री में जो है हम लोग पहुँचेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग आज का सेशन यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है आपको भाग 4 के अंतर्गत दिया गया है। अगर सवाल आपसे पूछ दिया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है किस भाग में दिया गया है, तो आपको टिक करना होगा भाग 4 में। अनुच्छेद पूछ देगा तो 36 से 51 तक जो भी आपको प्रावधान दिया गया है वो आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ही दिया गया है। तो इसमें कहा गया है कि जिसका स्रोत जो है याद रखिए कि आपको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। पूछेगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपको वहाँ पे बताना होगा कि ये जो है प्रावधान जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जो 36 से 51 अनुच्छेद तक आता है। आगे यहाँ पे दिया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य जो है कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करना है। ठीक है, पूछेगा कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है, तो आपको टिक करना होगा कि कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्यों के विरुद्ध नहीं होते हैं, अपितु जो कह रहा है इनके कर्तव्य होते हैं। ठीक है, और अनुच्छेद 37 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में आपका परिवर्तनीय नहीं होगा। याद रखिएगा कि आपका न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होगा। अनुच्छेद 39 यहाँ पे दिया है कि राज्य सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन जो है उपलब्ध कराने तथा स्त्री और पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करेगा। कौन करेगा, तो आपका राज्य करेगा। अब ये कहाँ दिया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक में दिया गया है। क्या दिया गया है, तो आपका जीविका का जो साधन है जैसे कंपनी लगाना, ठीक है, या और कुछ कार्य जिससे यहाँ पे जो है आपको रोजगार सृजन हो, तो ये आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है और अनुच्छेद 39 के अंतर्गत आता है। और जितना कोई काम पुरुष को पैसा मिलेगा उतने ही स्त्री को मिलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दिया है समान कार्य के लिए समान वेतन। अगर आप टीचर हैं, अगर पुरुष को 20,000 मिलता है तो महिला को भी 20,000 मिलेगा। वो अलग चीज़ है कि कुछ कारण की वजह से कम पैसा आगे पीछे होता है, लेकिन ये दिया गया है प्रावधान अनुच्छेद 39 के तहत। आगे यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 39 का ये में क्या कहा गया है कि राज्य समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था करेगा, जो अनुच्छेद 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है यह प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 40 का राय कि राज्य जो है ग्राम पंचायतों का गठन का प्रयास करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 40 में कहा गया है। अनुच्छेद 41 कहा गया है कि राज्य कुछ दशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने का अधिकार को प्राप्त करने के लिए जो है उचित प्रबंध करेगा। कौन करेगा, राज्य करेगा। ये करेगा आपको अनुच्छेद 41 के तहत। 42 का राय कि राज्य काम की न्याय संगत और मनवोचित दशाओं तथा महिलाओं प्रसूति सहायता का भी प्रावधान करेगा। जिससे जिस महिला को बच्चा होना है उसका जो होता है, नहीं देखते हैं कि 5,000 पैसा मिलता है, कहीं खाना मिलता है, वो बोल रहा है कि प्रसूति सहायता प्रबंध करेगा। तो ये आपका अनुच्छेद 42 के तहत आता है।
अनुच्छेद 43 आपका कहता है कि राज्य श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी और कुटीर उद्योगों में संवर्धन करने का जो है प्रयास करेगा। कौन करेगा? राज्य करेगा। ये आपको है अनुच्छेद 43 के तहत। अनुच्छेद 44 कहता है कि राज्य संपूर्ण राज्य क्षेत्र में समान नागरिक संहिता को जो है लागू करने का जो है प्रयास करेगा। ठीक है, तो ये पड़ता है आपको अनुच्छेद 44 के तहत। अनुच्छेद 45 कहता है कि राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बाल्य अवस्था की देखरेख और उनके लिए उचित शिक्षा का जो है प्रबंध करेगा। अनुच्छेद 45 के तहत। अनुच्छेद 46 आपका कहता है कि राज्य अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य दुर्लभ वर्गों की शिक्षा तथा आर्थिक हितों में जो है वृद्धि का प्रयास करेगा। ये आपको करेगा अनुच्छेद 46 के तहत। अनुच्छेद 47 आपका कहता है कि राज्य लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जो है आपका उचित प्रबंध करेगा। ठीक है, ये आपको करता है अनुच्छेद 47 के तहत। अनुच्छेद 48 कहता है कि राज्य जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देगा और दुधारू जानवरों की बलि पर जो है प्रतिबंध का जो है प्रयास भी करेगा। कौन करेगा? तो आपको राज्य करेगा। किसके तहत? तो राज्य के नीति निर्देशों के तहत अनुच्छेद पूछेगा तो 48 हो जाएगा। 48 में यहाँ पे कह रहा है कि अनुच्छेद 48 का ए, राज्य पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 42 जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है यह प्रावधान जोड़ा गया था। अनुच्छेद 48 का ए। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 49 कहता है कि राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण का भी प्रयास करेगा। अनुच्छेद 49 के तहत। अनुच्छेद 50 कहता है कि राज्य लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का जो भी है प्रयास करेगा। कौन करेगा? तो आपको राज्य करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 50 के तहत। अनुच्छेद 51 कहता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का भी प्रयास करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 51 के तहत। आगे हम लोग देखते हैं मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य याद रखिएगा कि ये आपको पड़ता है भाग 4 के 1 के अंतर्गत और अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 51 का ए है। इसमें कहा गया है कि मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है जिसका स्रोत यानी कि मौलिक कर्तव्य जो है आपका रूस के संविधान से लिया गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्यों को जो है सम्मिलित किया गया था। प्रारंभ में याद रखिएगा कि कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, परंतु वर्तमान में याद रखिएगा कि इसकी संख्या बढ़कर 11 हो गई है। तो 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा जो है अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है, किसमें? तो आपका 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत। आगे हम लोग देख लेते हैं संघीय कार्यपालिका। यहाँ पे याद रखिएगा कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। तो संघीय कार्यपालिका के तहत जो आते हैं आपका राष्ट्रपति। ठीक है, तो राष्ट्रपति आपका देश का प्रथम नागरिक होता है। अनुच्छेद 53 के तहत याद रखिएगा कि संघीय कार्यपालिका का प्रमुख जो है आपका राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। और भारत में याद रखिएगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के तहत एक निर्वाचन मंडल के द्वारा जो है यह होता है। याद रखिएगा कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के तहत जो है एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सभी सदस्य जो हैं सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित जितने भी सदस्य शामिल हैं वो सब जो हैं आपको राष्ट्रपति के चुनाव में जो है वोट करते हैं। कौन कौन? तो लोकसभा के
सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और एक याद रखिएगा कि दिल्ली और पुडुचेरी जो है केंद्र शासित प्रदेश का 2 गो है। कौन कौन? दिल्ली और पुडुचेरी। ठीक है, चलिए आगे करें कि राष्ट्रपति की उम्मीदवार को लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्यता रखना अनिवार्य होता है। ठीक है, यहाँ पे आगे देख लेते हैं राष्ट्रपति एक नज़र में। पद का उल्लेख याद रखिए कि अनुच्छेद आपको 52 में दिया गया है। शपथ इनको कौन दिया जाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेते हैं। इस्तीफा किसको देंगे? तो यह उपराष्ट्रपति को देंगे। इनका कार्यकाल कितना दिन का होता है? तो याद रखिए कि 5 वर्ष का होता है। न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? तो 35 वर्ष होना चाहिए। और इनका वेतन जो है आपको 5 लाख रुपया प्रति महीना है। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है, जिसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति को अगर हटाना होगा तो बिना महाभियोग से आप राष्ट्रपति को नहीं हटा सकते हैं। और यह प्रावधान जो लिया गया है ये आपको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और महाभियोग की प्रक्रिया जो है आपको संसद के किसी भी सदन में ला सकते हैं, या आप लोकसभा में या आप राज्यसभा में। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति की बात करेगा तो उपराष्ट्रपति पर महाभियोग सिर्फ राज्यसभा के तहत लगाया जाता है। और वो राष्ट्रपति कहेगा तो लोकसभा या राज्यसभा। और महाभियोग की प्रक्रिया जो है आपका अनुच्छेद 61 के तहत दिया गया है। और महाभियोग प्रस्ताव लाने के 14 दिन पूर्व जो है आपको राष्ट्रपति को लिखित सूचना देना पड़ता है कि हम जो है आप पर महाभियोग लाने वाले हैं। अनुच्छेद 62 कहता है कि किसी भी कारणवश राष्ट्रपति के पद 6 माह से अधिक समय तक रिक्त नहीं रह सकता है। अगर 6 माह के अगर कोई कारण से आपको राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो गया, मान लीजिए राष्ट्रपति एक्सपायर कर गया, ठीक है, तो 6 महीना के अंदर जो है राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना अनिवार्य होता है। अनुच्छेद 71 कहता है कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद जो होता है वो आपको केवल सर्वोच्च न्यायालय को ही सौंपा गया है। ठीक है, आगे देखिए राष्ट्रपति का कार्य दिया है और शक्ति दिया है। तो संघ की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां जो है राष्ट्रपति में निहित होती है। और राष्ट्रपति संघ के कार्य का महत्वपूर्ण अधिकारियों को नियुक्त करता है। ठीक है, जैसे कि आपको प्रधानमंत्री, संघीय मंत्री परिषद के सभी मंत्री, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि, 3 सेनाओं के प्रमुख, दिल्ली के मुख्यमंत्री सहित मंत्री और महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखक परीक्षक और भी बहुत सारे पोस्ट हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख या अध्यक्ष भी होता है। और अनुच्छेद 72 के तहत जो है राष्ट्रपति को न्यायालय के द्वारा दी गई सजा या दंड के मामले में क्षमा दान की शक्ति भी उसको प्राप्त है। किसको? राष्ट्रपति को। अगर आपको सजा दे दिया गया है तो राष्ट्रपति उसको माफ कर सकता है अनुच्छेद 72 के तहत। अनुच्छेद 80 यहाँ पे दिया गया है कि राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनयन करने का अधिकार जो है दिया गया है, जिसमें आप कला, विज्ञान, साहित्य या समाज सेवा के क्षेत्र में अगर आप जुड़े हैं तो राज्यसभा में ये सदस्य 12 को मनोनयन कर सकते हैं अपने मन से। यह अनुच्छेद पूछेगा तो 80 के तहत। अनुच्छेद 85 के तहत याद रखिएगा कि राष्ट्रपति को संसद सत्र को आहूत करना, सत्रवासन करना और लोकसभा का विघटन करने का अधिकार जो है आपको राष्ट्रपति के दिया गया है अनुच्छेद 85 के तहत। अनुच्छेद 108 कहता है कि राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार जो है आपको किसको है? तो राष्ट्रपति को है। लेकिन जब संसद का दोनों सदन संयुक्त अधिवेशन होगा तो उसका अध्यक्षता कौन करेगा? तो याद रखिएगा कि उसका अध्यक्षता जो है आपको लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। अनुच्छेद 111 कहता है कि राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित विधेयक पर वीटो शक्ति का अधिकार प्राप्त है, जो 3 प्रकार का होता है: आयनित वीटो, निलंबकारी वीटो और जेबी वीटो। ठीक है। अनुच्छेद 123 कहता है कि राष्ट्रपति संसद का सत्र न चलने की स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। ठीक है।
अनुच्छेद 143 कहता है कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक मामले में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, लेकिन उसको मानने के लिए वह अगर नहीं राजी है तो नहीं मान सकता है, लेकिन परामर्श ले सकता है अनुच्छेद 143 के तहत। 280 के तहत याद रखिए कि राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष वित्त आयोग का गठन करता है, ठीक है। और राष्ट्रपति के विशेष शक्ति प्रदान है आपका, जिसमें 3 आपातकाल दिया गया है, अनुच्छेद 352, 356 और 360। 352 में कहा गया है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के दौरान राष्ट्रीय आपातकाल जो लगता है वो घोषणा आपको राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 352 के तहत। और राष्ट्रपति शासन जो है आपको अनुच्छेद 356 के तहत। और वित्तीय आर्थिक स्थिति खराब होने पर आपका जो है वित्तीय आपातकाल जो लगता है आपको अनुच्छेद 360 के तहत, ठीक है। तो ये रहा आज का वीडियो, ठीक है। और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में आपका उपराष्ट्रपति, ठीक है। उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनता है वो सारे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।